हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व, यानी संविधान का बहुत ही अहम चैप्टर है। इससे हर परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले समझ लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत है क्या। तो आपको बता दें कि नीति निर्देशक सिद्धांत एक दिशा निर्देश देता है, कि राज्य को दिशा निर्देश देता है कि कोई भी अगर राज्य या सरकार कानून बनाना चाहती है तो नीति निर्देशक सिद्धांत यह कहता है कि आप समाज को और लोक कल्याण को देख के आप कानून बनाएं। तो समझ लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो राज्य के लिए दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। राज्य जब भी कोई नया कानून बनाता है तो नीति निर्देशक सिद्धांत यह निर्देश देता है कि लोक कल्याण एवं समाज को देखकर, किसको? लोक कल्याण एवं समाज को देखकर कानून बनाया जाए ताकि सभी का संपूर्ण विकास हो सके। नीति निर्देशक को आमतौर पर डीपीएसपी भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर है आयरलैंड के संविधान से। तो आपको बता दें कि आयरलैंड के संविधान से बहुत कुछ लिया गया है, जैसे नीति निर्देशक तत्व। दूसरा आपका हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही चुनते हैं। तो ये व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो ये व्यवस्था आपका लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं। आपको मालूम होगा कि राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो कला हो गया, आपका चिकित्सा हो गया, आपका साहित्य हो गया, इस सब में जो विख्यात हो उसको 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो ये भी व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। और आपका होता है एक होम रूल। तो होम रूल कहाँ से लिया गया है? तो होम रूल भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा संविधान के किस भाग में किया गया है? तो आपका राइट आंसर है भाग 4 में। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किया गया है। जान लेते हैं भाग 2 में क्या है। तो भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है। तो भाग 2 में किसकी चर्चा है? तो नागरिकता की चर्चा है। आपसे पूछा जाएगा कि भाग 3 में किसकी चर्चा है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा है। तो भाग 2 में क्या हो गया? नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 5 में संघ सरकार की चर्चा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के 36 से 51 अनुच्छेद में किया गया है। तो कितने अनुच्छेद में? 36 अनुच्छेद से लेके 51 अनुच्छेद तक किया गया है। बात करते हैं ऑप्शन बी की। तो ऑप्शन बी में दिया गया 12 से 35, यानी ये 12 से 35 आपका मौलिक अधिकारों की चर्चा करता है। तो मौलिक अधिकार कितने में है? 12 से 35 में। 5 से 11 में क्या है? तो 5 से 11 में नागरिकता की चर्चा है और 1 से 4 में संघ राज्य क्षेत्रों की चर्चा है। तो 1 से 4 में हो गया संघ राज्य क्षेत्रों की चर्चा। 5 से 11 में आपका हो गया, 5 से 11 के बीच आपका क्या हो गया? नागरिकता की चर्चा है। और 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकारों की चर्चा है। 36 से 51 के बीच नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा है। बढ़ते हैं आगे। नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों को कुल 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है।
जान लीजिए, एक आपका है समाजवादी सिद्धांत, दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा है आपका उदारवादी सिद्धांत। कितने सिद्धांत हैं? 3 सिद्धांत हैं, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। तो बात करते हैं समाजवादी सिद्धांत में क्या क्या चीज़ की चर्चा किया गया है। जैसे गरीबी पर कार्य करना, सबके लिए समान विकास करना, लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना करना, जैसे गरीब के लिए या समाज के लिए स्कूल खोलना, हॉस्पिटल की व्यवस्था करना जिससे अच्छे तरीके से चिकित्सा हो सके, इलाज हो सके, जीविकापार्जन के लिए उद्योगों की व्यवस्था करना, जैसे मनरेगा चलाया गया है, बहुत सारे प्रधानमंत्री बहुत सारी योजना चलाया गया है। तो ये सब समाजवादी सिद्धांत यानी समाज के कल्याण के लिए इसका विकास करना। दूसरा आपका है गांधीवादी सिद्धांत। तो गांधीवादी सिद्धांत यानी गांधी जी का कहना था कि कुटीर उद्योग की व्यवस्था करना। कुटीर माने होता है छोटे उद्योग, ग्राम पंचायतों की स्थापना करना, नगर पालिकाओं की स्थापना करना और पशु बलि पर रोक, ये सब गांधीवादी सिद्धांत की चर्चा करता है। तो समाजवादी, गांधीवादी और तीसरा है आपका उदारवादी सिद्धांत। जैसे समान नागरिक संहिता, सबके लिए समान कानून, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, कृषि एवं पशुपालन का विकास करना, पर्यावरण की रक्षा करना, ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करना या संरक्षण देना। तो ये सब किस सिद्धांत में आते हैं? तो ये सब उदारवादी सिद्धांत में आते हैं। तो आपने तीनों देख लिया, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। तो नीति निर्देशक तत्वों कितने सिद्धांत में बांटा गया है? तो टोटल 3 सिद्धांत में बांटा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीति निर्देशक तत्वों को किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नीति निर्देशक को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था। तो आपको बता दें कि सप्रू समिति। तो सप्रू समिति की सिफारिश पर ही संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया था। कौन समिति? तो सप्रू समिति। ठीक, अब बात करते हैं आपका ऑप्शन में स्वर्णसिंह समिति है। तो स्वर्णसिंह समिति के आग्रह पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था हमारे संविधान में। ठीक है, अशोक मेहता समिति जो ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका मतलब है कि अशोक मेहता समिति ये आपका पंचायती राज से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी। ये कथन किसका है? तो ये कथन के.टी. शाह का है। के.टी. शाह ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी। तो आपका राइट आंसर होगा के.टी. शाह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने कहा था कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है? तो किसने कहा था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच पहला विवाद किस वाद में सामने आया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच पहला विवाद किस वाद में सामने आया था? तो आपका राइट आंसर है चंपकम दोरई राजनवाद में। तो चंपकम दोरई राजनवाद में सबसे पहले मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच पहला विवाद सामने आया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसने राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों को किसने संविधान की आत्मा कहा था? तो सबसे पहले नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर है ग्रीनविल ऑस्टिन ने। तो ग्रीनविल ऑस्टिन ने सबसे पहले नीति निर्देशक तत्वों को संविधान का आत्मा कहा था। तो किसने कहा था? तो ग्रीनविल ऑस्टिन ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वाद में कहा गया कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? तो किस वाद में इसकी चर्चा है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं?
तो आपका राइट आंसर है मिनर्वा मिल्स में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 37। तो अनुच्छेद 37 में इस बात की चर्चा किया गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को अब न्यायालय में नहीं ले जा सकते, यानी मौलिक अधिकारों को आप लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को आप लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यह वाद्य योग्य नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 39 के क में। तो 39 के क में समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा है, यानी कोई महिला हो या कोई पुरुष हो, अगर दोनों 4 घंटा काम किए हैं या 8 घंटा काम किए हैं तो दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो इसी चीज़ की चर्चा 39 के क में किया है, समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा है। अनुच्छेद 39 का ख क्या कहता है कि सरकारी धन का स्वामित्व या नियंत्रण इस प्रकार करना है कि ताकि सभी का समान विकास हो सके। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन, यानी एक ग्राम पंचायतों का निर्माण करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 38, यानी अनुच्छेद 38 कहता है कि नीति निर्देशक तत्व का यह उद्देश्य है कि राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कर सके। चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 39 क्या कहता है। तो अभी हमने बोला आपको कि 39 का क कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 का ख कहता है कि सरकारी धन का स्वामित्व या नियंत्रण ऐसे करना है जिससे सभी का समान विकास हो सके। और आपका अनुच्छेद 42 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 42 आपका कहता है प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता का चर्चा आपका 42 में किया गया है और काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का संगठन का उल्लेख है? तो हमने आपको अभी बताया कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है। तो किस में? तो अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद देखिए बात करते हैं अनुच्छेद 41 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी कभी ऐसा परिस्थिति आ जाए जैसे कोई बूढ़े लोग हो, परिस्थिति उसकी ठीक नहीं है, उसको आमदनी का स्रोत नहीं है, तो सरकार ने उसके लिए बहुत सारे योजना चलाए, जैसे इंदिरा गांधी योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, अन्नपूर्णा योजना, ये सब योजना को सरकार ने चलाया है। जैसे जिसका उम्र 60 साल हो गया तो उसको पैसे अब वो काम नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन चलाया है। किसी का पति मर गया हो, वो अपना जीविकापार्जन कैसे करेगी, इसीलिए सरकार ने विधवा पेंशन योजना चलाया है। कोई विकलांग है, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं, वो अपना जीवन कैसे चलाएंगे, इसीलिए सरकार ने विकलांगता पेंशन योजना शुरू किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रसूति सहायता की उपबंध की चर्चा है? तो अभी हमने आपको बताया कि प्रसूति सहायता किस में है? अनुच्छेद 42 में। प्रसूति सहायता का मतलब हो गया कि जो लेडीज बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो उसकी सहायता के लिए इसका उपबंध इसमें किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? तो बात करते हैं अनुच्छेद 43 का। तो अनुच्छेद 43 कहता है कि कुटीर उद्योग, कुटीर माने समझते हैं छोटा उद्योग, छोटे छोटे उद्योग जिससे
सभी लोग अपना जीविका पार्जन कर सके, छोटे छोटे उद्योग। तो कुटीर उद्योग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो 43 में। 44 क्या कहता है? समान सिविल संहिता, यानी सभी नागरिकों के लिए, सभी सिविल लोगों के लिए, नागरिकों के लिए समान नियम बनाया गया है, किसी तरह का उसमें भेदभाव नहीं करना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 44 क्या कहता है? तो समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? 46 है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना। तो आपने पढ़ लिया 42 प्रसूति सहायता, 43 आपका हो गया कुटीर उद्योग, 44 आपका हो गया समान सिविल संहिता और अनुच्छेद 46 आपका हो गया अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में कुटीर उद्योग या छोटे उद्योगों की चर्चा है? तो अभी हमने आपको बताया है कि कुटीर उद्योग और छोटे उद्योग की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 43 में किया गया है। 44 में हमने आपको क्या बताया? समान सिविल संहिता। देखिए कैसे याद कीजिएगा, 4 है, 4 है, 4 समान है, इधर भी 4 समान है, तो ये हो गया समान। तो समान सिविल संहिता की चर्चा अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 46 कहता है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 48 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 48 में चर्चा किया गया है आपका कृषि एवं पशुपालन का। तो कृषि और पशुपालन की चर्चा किस में है? तो अनुच्छेद 48 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में समान सिविल संहिता की चर्चा है? तो अनुच्छेद 44 में। तो अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता यानी सबके लिए समान नागरिक संहिता, सबके लिए, सब नागरिकों के लिए समान नियम, अनुच्छेद 44 कहता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 47। तो अनुच्छेद 47 क्या कहता है? पोषाहार स्तर, यानी पोषाहार के मतलब समझते हैं, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र पर सभी बच्चों को पोषण का स्तर एकदम लेवल सही रखना, जिससे कोई कुपोषित न हो जाए, इसीलिए सरकार ने एक पोषाहार स्तर चलाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनरेगा के संचालन से कौन से नीति निर्देशक तत्व का अनुपालन हुआ है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 41। तो अभी हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि विशेष परिस्थिति में या कुछ विशेष दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। क्योंकि हमने आपको बताया कि कोई व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं या विकलांग हो जाते हैं या जिसके पति मर जाते हैं, तो सरकार ने, ये कैसी परिस्थिति है, ये कुछ दशाओं में, माने ऐसी परिस्थिति में सरकार ने समाज के कल्याण के लिए और उनको जीविका पार्जन के लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीम, जैसे विधवाओं के लिए विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था के लिए वृद्धा पेंशन योजना, विकलांगता पेंशन योजना, ये सब सरकार का दायित्व भी है और सरकार ने चलाया भी है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद में कृषि एवं पशुपालन के संगठन की चर्चा है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 48 में। तो अनुच्छेद 48 में पशुपालन और कृषि की चर्चा है। फिर आपका बात करते हैं 48 में। तो 48 में क्या है? तो अभी बताया 48 में कृषि एवं पशुपालन की चर्चा है। 48 के क में क्या है? तो 48 के क में है कि पर्यावरण का संरक्षण करना, वन एवं वन्य जीवों की संरक्षण करना, यानी राज्य का कर्तव्य है कि पर्यावरण को संरक्षण करना और वन एवं वन्य जीवों को रक्षा करना, जिससे हम ऑक्सीजन ले सकें, वातावरण साफ हो, ये सरकार का कर्तव्य है। अनुच्छेद 49 क्या कहता है कि जैसे राष्ट्रीय महत्व के जो इमारत हैं, जैसे संसद भवन, सरकारी इमारत है, बहुत सारे, जैसे ताजमहल हो गया, बहुत सारे ऐसे इमारत है या स्मारक है या कोई धार्मिक जगह है, उसको संरक्षण देना। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे से अलग अलग होने की चर्चा की बात करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में किया गया है?
तो इसमें आपका ऑप्शन गलत है, इसमें आपका 50 होना चाहिए था। इसमें ऑप्शन गलत है, इसमें 50 होना चाहिए था। यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण की चर्चा अनुच्छेद 50 में है। किस में है? अनुच्छेद 50 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 44। तो 44 में समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग, यानी पृथक्करण की बात कही गई है। और अनुच्छेद 43 क्या कहता है? कुटीर उद्योग। तो आप भली भांति सब अनुच्छेद आप धीरे धीरे याद कर रहे होंगे कि अनुच्छेद 44 क्या कहता है? समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। और अनुच्छेद 43 क्या कहता है? कुटीर उद्योग, यानी छोटे उद्योग की चर्चा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक कैसा निकाय है? तो आपका राइट आंसर है यह वाद्य योग्य नहीं है। तो इसका मतलब समझे, वाद्य योग्य माने क्या होता है? इसको आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं। अगर आपको ये छीना जाता है या आपको लागू नहीं होता है तो ये नहीं है कि आप जाके न्यायालय में जाके इसके विरुद्ध आप कुछ कहें। ये आपको कोई अधिकार नहीं है, ये अधिकार नहीं दिया गया है, यानी वाद्य योग्य नहीं है। इसको न्यायालय में आप नहीं ले जा सकते। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो नागरिक निम्न में से किसके पास जा सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। यानी इसे लागू करवाने के लिए कोई भी नागरिक किसी के पास नहीं जा सकता है, क्योंकि इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। इसे वैधानिक कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। जैसे मौलिक अधिकार के पास शक्ति प्राप्त है, वैधानिक शक्ति, कि आपका मौलिक अधिकार हनन होना है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। नीति निर्देशक के पास इस तरह की शक्ति प्राप्त नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? देखिए कौन कौन से देख लेते हैं। एक, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी है, यानी समाज का भलाई करना, सबको समान धन वितरण करना, आर्थिक सहायता देना, सामाजिक सहायता देना, ये सब नीति निर्देशक सिद्धांत के उद्देश्य हैं। एक, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। सही बात है, धर्मनिरपेक्ष माने राज्य का कोई धर्म नहीं है, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, माने राज्य का कोई धर्म नहीं है। आपका डी ऑप्शन है, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। गलत, कोई धार्मिक राज्य की चर्चा इसमें नहीं किया गया है, तो आपका ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 45 में। यानी अनुच्छेद 45 में इस बात की चर्चा किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। आपको बता दें कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पहले नीति निर्देशक तत्व में आते थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इस चीज़ को उठाकर कहाँ रख दिया गया? मौलिक अधिकार में रख दिया गया। और किस अनुच्छेद में? तो मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 21 के क में जाने दिया गया। 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना, ये पहले नीति निर्देशक तत्व में आते थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन द्वारा ये कहाँ कर दिया गया? मौलिक अधिकार में कर दिया गया, अनुच्छेद के 21 के क में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहाँ पाया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। यानी कहने का आपको हमने अभी बताया था कि अनुच्छेद 41 में इस बात की चर्चा किया गया है कि काम का अधिकार है, माने आप काम पा सकते हैं, विशेष परिस्थिति में आप काम पा सकते हैं। तो ये नीति निर्देशक सिद्धांतों में इस बात का जिक्र किया गया है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए सामान्य और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर है 39 के क, क्योंकि 39 के क में इस बात का जिक्र किया गया है कि सबको समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता। देखिए, सबको समान न्याय मिलेगा, निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगा, समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा भी 39 के क में इस बात का जिक्र किया गया है। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जब तक के लिए जय हिंद।